नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 98वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं और एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको भी साथ में वहीं पे कवर कर जाते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और हम इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो इनमें से कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम मालवे के पठार की बात करते हैं, मालवा का पठार आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान के मध्य में स्थित है। इस पठार के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण में विंध्याचल है और पूर्व में आपका जो बुंदेलखंड है उससे यह घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है इन दो श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ठीक है, एक और चीज यहां पर याद करना, मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। तो हड़ौती पठार किसका अन्य नाम है? मालवा का पठार का राजस्थान में इसको यह नाम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे के रेडियो क्लब के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो देखिए, इंडिया में रेडियो का प्रसारण बॉम्बे से हुआ। पहला क्वेश्चन तो आपका ये यहां पर क्लियर हो गया। बॉम्बे में रेडियो क्लब के द्वारा रेडियो का प्रसारण भारत में पहली बार 1927 में किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ जगहों पर 1923 भी दिया गया है, आपने दोनों वर्षों को याद करना है। पहला रेफरेंस आप 1927 को ही देंगे। 1927 में जो भारत का वायसरॉय था उस समय, इरविन उस समय वायसरॉय था, बॉम्बे में वह एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करता है। तो बॉम्बे में रेडियो स्टेशन कब बना था? 1927 में। इसी रेडियो स्टेशन से जो 1927 में स्थापित किया था इरविन ने, एक कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और यह भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत करती है 1927 से। 1930 में एक सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है ISBS के नाम से। पूरा नाम है इसका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। यह एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1930 में होती है। इसी ISBS का नाम बदल दिया जाता है 1936 में और इसका नाम कर दिया जाता है ऑल इंडिया रेडियो। और फिर इसी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1957 में आकाशवाणी कर दिया जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम रेडियो की शुरुआत से लेकर आकाशवाणी 1957 तक। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार 1901 में जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में महरौली में जो आपका एक जंग रहित लौह स्तंभ है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता, इसे किस वंश के समय में स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का इसको माना जाता है। जो यह लौह स्तंभ है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस लौह स्तंभ के शीर्ष में भगवान विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, उसका चिन्ह अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का उपासक था और इसीलिए माना जाता है कि यह जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। आपसे वंश पूछा था तो आप गुप्त वंश कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर जातीय सरकार का गठन किया गया था? जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को डिटेल में पढ़ा, वहां पर देखा था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो अलग अलग जगहों पर भारत में समांतर सरकारें बनाई गई थी। पैरेलल गवर्नमेंट्स को यहां पर बनाया गया था। सतारा में बनी थी, बलिया में बनी थी, तामलुक में बनी थी। एक जगह पर जातीय सरकार बनी थी, यह सरकार तामलुक में बनी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तामलुक आपके पश्चिम बंगाल में आता है और यहां की जो समांतर सरकार थी यह एक जातीय सरकार थी। ठीक है,
सबसे पहले समांतर सरकार बलिया में बनी थी, सबसे लंबी चलने वाली समांतर सरकार सतारा में बनी थी, और जातीय सरकार पूछेगा तो पश्चिम बंगाल के तामलुक में बनी थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करी गई थी? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इस संवैधानिक संशोधन के तहत हमारे जो डीपीएसपी है उसमें एक नया डीपीएसपी जोड़ा गया, आर्टिकल 43 का पहला पार्ट यानी 43A को जोड़ा गया। और 43A किससे संबंधित है? यह आपके श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है, यानी जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, उनको भी आप भागीदारी देंगे मैनेजमेंट के अंदर, वो कहता है आर्टिकल 43A। ठीक है, विख्यात कोहिनूर हीरा कहां के खान से प्राप्त किया गया था? तो काफी प्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा, और इसे गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरे का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है, जो प्रॉपर उल्लेख हमें मिलता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल यानी तेलंगाना पर आक्रमण किया था 1309-1310 में। जब उसने यहां 1310 में आक्रमण किया और विजयी प्राप्त करी तेलंगाना में वारंगल के अंदर, तो यहां का जो शासक था उस समय, उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। और उसी प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने हारने के बाद कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक कफूर, इसको दे दिया था। तो क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को हीरा कहां से प्राप्त हुआ? आप कहेंगे वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिया था, और यहीं से यह हीरा फिर दिल्ली सल्तनत में पहुंचा। 1526 में जब बाबर ने यहां पर दिल्ली सल्तनत का अंत किया तो हीरा मुगलों के पास पहुंच गया। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो वह हीरे को यहां से लूटकर ले गया। नादिर शाह के बाद हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास गया। अहमद शाह अब्दाली का जो बेटा था शाह शुजा, फिर उसको हीरा प्राप्त हुआ। शाह शुजा की मदद जो सिख शासक थे रणजीत सिंह, उन्होंने करी थी। तो शाह शुजा ने हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। और फिर आप जानते हैं जब सिख साम्राज्य का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वह हीरा सीधा ब्रिटेन भेज दिया गया। क्वेश्चन आता है रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अफगान शासक शाह शुजा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो किसी भी मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल में बताए गए हैं? मुख्यमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 167 में बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तालाब है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दक्षिण भारत में अधिकांश सिंचाई किसकी मदद से की जाती है? तालाबों की मदद से की जाती है। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक काल में जो यह शब्द है व्रीहि किसके लिए इस्तेमाल होता था? यह चावल के लिए कहा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वैदिक काल में गेहूं के लिए गोधूम कहा जाता था और चावल के लिए व्रीहि कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो व्रीहि शब्द है इसका अर्थ क्या है? चावल। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। किसने यह कथन कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पेपर में पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, 1897 में करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, इन्होंने न्यूयॉर्क में एक संस्था की स्थापना करी थी, वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में करी थी, 1896 में करी थी। ठीक है, और जो रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया था वो बेलूर में बनाया था, आपके कलकत्ता के अंदर। कई बार लोकेशन पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने लगभग 320 साल तक शासन किया। कितने वंश थे? 5। टोटल वर्ष थे 320 वर्ष। टाइम पीरियड पूछेगा 1206 से लेकर आपके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली।
इन 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक जो शासन करता है वो तुगलक वंश करता है। ये 94 वर्षों तक शासन करते हैं। ठीक है, सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश ने मात्र 36 वर्ष शासन किया। खिलजी वंश की बात करें, इसने 30 वर्ष शासन किया। लोदी वंश की बात करें, इन्होंने 76 वर्ष शासन किया। और एक और वंश जो आपका है यहां पर, गुलाम वंश। गुलाम वंश कितने वर्ष यहां पे शासन करता है? 84 वर्ष करता है। तो ये मैंने आपको 5 वंशों के कुल वर्ष दिखाया यहां पर, किसने कितने साल शासन किया। तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो तुगलक, आपसे सबसे कम पूछा है तो खिलजी वंश इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कई बार यह भी आता है कि तुगलक के बाद सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया, तो वो क्या है? गुलाम वंश ने। और फिर क्या है? लोदी वंश ने, फिर सैयद और फिर खिलजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहां प्रचलित थी? तो रैयत किसको कहा जाता था ब्रिटिश काल में? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम है, रैयत कहा जाता था किसानों को। ठीक है, तो किसानों की ये जो व्यवस्था थी सबसे ज्यादा उन्हीं के हक में इसे माना जाता था। अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं चलाई थी, जिसमें महलवाड़ी थी, स्थायी बंदोबस्त था और रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी को किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और ब्रिटिश भारत में भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो व्यवस्था लागू थी वो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों का अधिकार होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था में किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होता था, पूरे गांव की ही वो जमीन होती थी। तो रैयतवाड़ी को सबसे अच्छा माना गया किसानों के लिए। ठीक है, इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में प्रचलित किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हालांकि दक्षिण के साथ साथ यह आपके बंबई में भी लागू थी, असम में लागू थी, लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो दक्षिण भारत से होती है। दक्षिण भारत में मद्रास का जो गवर्नर था थॉमस मुनरो, उसके द्वारा इसे शुरू किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। और इसको शुरू करने की सिफारिश किसने करी थी? तो इसको सबसे पहले शुरू करने की सिफारिश चार्ल्स रीड ने करी थी। शुरू इसे मुनरो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1953 में और यह अपनी रिपोर्ट देता है 1955 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसमें 2 सदस्य और थे, एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, यानी टोटल 3 मेंबर्स थे। एक सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे और एक सदस्य KM पणिक्कर थे। कई बार नाम पूछ लेता है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इसी रिपोर्ट के आधार पे जुलाई 1956 में एक अधिनियम आता है जिसे हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो आयोग 53 में बना, रिपोर्ट 55 में आई, अधिनियम 56 में आया। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म वाराणसी में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झांसी की ये रानी थी, विवाह के बाद वहां की रानी बनी थी। जन्म इनका वाराणसी में होता है। 1828 में इनका जन्म हुआ था और 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति यानी SC के बारे में यहां पर बात हो रही है। लोकसभा में SC के लिए टोटल 84 सीटें रिजर्व्ड हैं और ST की होती, अगर ST का पूछा होता, ST के लिए आपकी 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो SC के लिए 84, ST के लिए 47, टोटल कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं लोकसभा में? 131। ठीक है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, यह कहा था महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय के निधन पर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और जब बाल गंगाधर तिलक का निधन होता है तब महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तब महात्मा गांधी ने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, और साथ में उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। किसको? तिलक के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। और जब लाला लाजपत राय का निधन हुआ, इनके बारे में गांधी जी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट है,
ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले फहराया गया था 1920 के ओलंपिक में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। झंडा जो बना था सबसे पहले, झंडा 1913 में बना था। इसका उद्घाटन किया गया पेरिस में और फिर 1920 में इसको फहराया गया। कैसा है ओलंपिक का झंडा? तो आप जानते हैं सफेद बैकग्राउंड है और उसके ऊपर आपके 5 छल्ले इस प्रकार बने हुए हैं ओलंपिक के झंडे में, ठीक है, जिसमें 5 अलग अलग रंगों के ये झंडे हैं। हर एक रंग एक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो नीला रंग है, नीले रंग का जो छल्ला है वह यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीले रंग का जो छल्ला है आपका वो एशिया महाद्वीप के लिए है। काले रंग का छल्ला अफ्रीका महाद्वीप के लिए, हरा रंग यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए है और लाल रंग अमेरिका के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसे 15 फरवरी 2000 में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। 2 बातें आपने यहां पर याद करनी है। अगर पूछेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो आप कहेंगे 15 फरवरी 2000, और अगर पूछेगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग तब आप करेंगे 11 मई 2000, ठीक है। दोनों 2000 में ही हुए हैं, लेकिन नीति फरवरी में आई है, आयोग मई में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन 2 बार उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। जो कूका आंदोलन था आपका 1840 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसका नेतृत्व राम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने करी थी। जब उत्तराखंड में यह क्वेश्चन 2 बार आया तो पहली बार भगत जवाहर मल के बारे में पूछा गया कि इनका संबंध किससे है, आप कहेंगे कूका आंदोलन से, और दूसरी बार यही क्वेश्चन था पंजाब में इसका नेतृत्व किसने किया, तब आप कहेंगे राम सिंह। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल करते हैं, आगे जाकर इसका नेतृत्व राम सिंह करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यह आंदोलन 2 बार उत्तराखंड में पूछा जा चुका है तो आप इसका उद्देश्य भी याद कर लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म की बुराइयों को दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था? तो भारत में अधिकांश जो वाइसरॉय हुए, मैक्सिमम सभी वाइसरॉय आपके ईसाई थे, ठीक है। एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था भारत का? इसका नाम है रीडिंग, जो लॉर्ड रीडिंग था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1921 से लेकर 1926 तक ये भारत का वाइसरॉय रहा। इसी के काल में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसी के काल में चौरा चौरी की घटना होती है, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, वो सब इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, रीडिंग के काल में। यह भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और पूरी डिटेल के साथ इनको कवर करने का प्रयास किया ताकि आपके जीके से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए, वो सब यहां पर क्लियर हो जाएं। इस सीरीज के माध्यम से हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक यहां पर तैयार किया है, जिसके माध्यम से आप अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हमने डिटेल में देखा है तो आप उनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं क्वेश्चन वाइज। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।